आप सभी को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस क्लास में हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हल करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और देर न करते हुए शुरू करते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और एक कमेंट ज़रूर किया करें। तो शुरू करते हैं। तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ तालु माना जाता है? ओ, ए, हा या छा? तो इनमें से जो कंठ तालु जो उच्चारण माना जाता है वो ए जो है वो कंठ तालु का उच्चारण स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ए के उच्चारण स्थान में और सहायता ली जाती है। तो ए के उच्चारण स्थान में जो सहायता ली जाती है छंद तालु, इचुयस तालु, कंठ तालु या दंतोष्ठ। तो ए के उच्चारण स्थान में जो सहायता ली जाती है वह कंठ तालु की सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ तालव्य या ओष्ठ? तो जो ए का जो उच्चारण स्थान माना जाता है वह कंठ तालव्य जो है वो ए का उच्चारण स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो तालव्य है, मूर्धन्य, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है? तो ओ जो है वो किस प्रकार के वर्ण माने जाते हैं? तो वह कंठोष्ठ वर्ण माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुनासिक है? संभावित, संभावना, संभव या संभालना? तो इनमें से जो अनुनासिक शब्द जो माना जाता है वो संभालना जो है वो अनुनासिक शब्द माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी, यह शब्द कट रहे हैं, अभी देखते हैं। कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? निर्नासिक, अनुनासिक स्वर, मौखिक स्वर या लुंठित स्वर? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह है वृत्ताकार स्वर, संवृत स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर? तो जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है
वह जो है वो निर्नुनासिक स्वर जो है कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अव्रतमुखी स्वर हैं। तो इनमें से जो अव्रतमुखी स्वर जो माने जाते हैं, ई जो है इनमें से अव्रतमुखी स्वर माने जाते हैं। तो इन्हें देखते हैं कि अव्रतमुखी और व्रतमुखी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो अव्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, वो अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, ए जो हैं वो अव्रतमुखी कहलाते हैं। और व्रतमुखी स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार नहीं होते हैं, वो अव्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। और जिनके उच्चारण में ओठ जो है वो गोलाकार हो जाते हैं, वो व्रतमुखी स्वर कहलाते हैं। जैसे ऊ, ओ। अतः दिए गए विकल्प में ई अव्रतमुखी स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है। पश्चविव्रत, अग्रसंवृत, अग्रविव्रत या पश्चसंवृत। तो भाषा की दृष्टि से जो ऊ जो माना जाता है, ऊ पश्चसंवृत स्वर जो है माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वक्रीकरण नहीं है। प्लुप्त, ह्रस्व, संयुक्त या द्वत्वत्व। तो इनमें निम्न में से कौन सा जो शब्द है वो स्वर का वक्रीकरण नहीं है। तो द्वत्वत्व जो है वो स्वर का वक्रीकरण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला की रा ध्वनि है स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या अर्ध स्वर। तो हिंदी वर्णमाला की जो रा ध्वनि है, हिंदी वर्णमाला की जो रा ध्वनि है, तो स्वर जो है, रा ध्वनि जो है वो स्वर मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन वर्ण कितने हैं। तो अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजन जो है वर्ण जो हैं वो 8 माने जाते हैं। 4 तो अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और 4 ऊष्म व्यंजन सा, सा, हा माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचम अक्षरों की संख्या कितनी है। 4, 5, 6 या 3। तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो पंचम अक्षरों की जो संख्या मानी जाती है वह 5 जो है वो पंचम अक्षरों की संख्या मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर जो व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो व्यंजनों को जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। अक्षर, स्वर, व्यंजन
या अनुस्वार। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को जो है, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है, सा, सा, गा या सा। तो इनमें से जो ऊष्म व्यंजन नहीं है, सा जो है वो इसमें से, वो गा जो है इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, हा जो है इसमें इसकी जगह हा को ऊष्म व्यंजन माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो का, खा, या, रा, जा, चा, जा, टा, ड़ा। तो इनमें से जो कंठ ध्वनियाँ मानी जाती हैं, का, खा, गा, घा, अड़ा जो हैं यह कंठ ध्वनियाँ मानी जाती हैं। या, राला जो है ये अंतस्थ ध्वनियाँ मानी जाती हैं। और चा, जा जो है वो तालव्य ध्वनियाँ मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मूर्धा, कंठ, तालु या दंत। तो घा जो है का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ जो है, घा जो है वो कंठ का उच्चारण स्थान माना जाता है, क्योंकि का, खा, गा और घा ये जो हैं कंठ के उच्चारण स्थान माने जाते हैं। और मूर्धा में चा, छा, जा, झा यह मूर्धा माना जाता, सॉरी यह तालु माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इनमें से जो कंठ ध्वनियाँ हैं, का, खा, गा, झा जो है वो कंठ ध्वनियाँ मानी जाती हैं। या, रा, ला, वा जो है अंतस्थ व्यंजन। पा, फा, बा, भा जो है यह ओष्ठ ध्वनियाँ मानी जाती हैं। या, रा, ला, वा जो है वो अंतस्थ ध्वनियाँ मानी जाती हैं। चा, छा, जा, झा जो है वो तालव्य ध्वनियाँ मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है। निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है, गा, ता, पा या चा। तो इनमें से जो कंठ ध्वनि मानी जाती है, गा जो है इनमें से कंठ ध्वनि मानी जाती है। तो इनसे संबंधित ध्वनियों को देखते हैं कि का वर्ग जो है वो कंठ के अंतर्गत आता है, जिसमें का, खा, गा, घा, अड़ा जो है वो कंठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। चा वर्ग के जो वर्ण हैं वो तालु के अंतर्गत आते हैं। और टा वर्ग के जो वर्ण हैं वो मूर्धा ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। और ता वर्ग के जो वर्ण हैं वो दंत के अंतर्गत आते हैं। और पा वर्ग के जो वर्ण हैं वो ओष्ठ वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इन सभी को नोट कर लें, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से एक दो प्रश्न जरूर बनते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की सा ध्वनि है, मूर्धन्य, तालव्य, दंत या ओष्ठ। तो इनमें से जो सा ध्वनि जो मानी गई है वह सा ध्वनि जो है वो तालव्य मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि तालव्य व्यंजन कौन सा है। तो इनमें से जो तालव्य व्यंजन माने जाते हैं, चा, छा, जा, झा जो है वो तालव्य व्यंजन माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि चा और झा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो चा और
झा का उच्चारण स्थान जो माना जाता है, तालु जो है वो चा झा का उच्चारण स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि या का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दांत, मूर्धा या तालु। तो या का जो उच्चारण स्थान माना जाता है, तालु जो है वो या का उच्चारण स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में तालव्य ध्वनि है टा, पा, सा या का। तो निम्न में से जो तालव्य ध्वनि मानी जाती है, सा जो है वो एक तालव्य ध्वनि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। तो हिंदी की जो तालव्य ध्वनियाँ मानी जाती हैं, चा, झा, झा, झा जो हैं वो हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि जो है वो तालव्य मानी जाती है। तो इनमें से ता, जा, ला या धा। तो निम्नलिखित में से जो तालव्य ध्वनि मानी जाती है, जा जो है एक तालव्य ध्वनि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है, ता, दा, ला या। तो निम्नलिखित में से जो दंत वर्ण नहीं माना जाता है, या जो है वो दंत वर्ण नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, ता, ना, दा या टा। तो निम्नांकित में से उच्चारण की दृष्टि से जो दंत नहीं है, टा जो है वो दंत वर्ण नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य या दंत। तो उच्चारण वर्ग की दृष्टि से टा जो ध्वनि मानी जाती है, तो वह टा वर्ग की जो ध्वनि है वो मूर्धन्य ध्वनि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सा का उच्चारण स्थान कौन सा माना जाता है, तालु, कंठ, मूर्धा या दंत। तो इस षटकोण वाले जो सा का जो उच्चारण स्थान माना जाता है, मूर्धा जो है इसका उच्चारण स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अड़ा वर्ण का उच्चारण स्थान है और वर्ग है का रिक्त स्थान हेतु सही विकल्प चुनें। तो इसमें जो सही विकल्प है, अड़ा का वर्ण उच्चारण स्थान मूर्धा और वर्ग का चौथा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से दंत ध्वनि जो मानी जाती है, का, छा, ता या पा। तो निम्नलिखित में से जो दंत ध्वनि मानी जाती है, ता जो है इनमें से द्वंत ध्वनि मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से दंत ध्वनि जो कौन सी मानी जाती है, खा, चा, ला या फा। तो निम्न में से जो दंत ध्वनि मानी जाती है, ला जो है वो दंत ध्वनि मानी जाती है।
अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से दंत ध्वनियाँ हैं, तो इनमें से दंत ध्वनियाँ जो मानी जाती हैं ता, था, दा, धा जो हैं, इनमें से दंत ध्वनियाँ मानी जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है। ला और सा का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठ, दंत, ओष्ठ या तालव्य। तो ला और सा का जो उच्चारण स्थान होता है, दंत जो है वो ला और सा का उच्चारण स्थान माना जाता है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास कैसी रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।